और इसी के साथ अब हम शुरुआत करेंगे चैप्टर 7 एंड लेसन 6 को सीखने के लिए, जो ये कहता है सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम ना करें। 1995 में मैंने सिंगापुर के एक न्यूज़पेपर में एक इंटरव्यू दिया। एक यंग फीमेल रिपोर्टर समय पर पहुंच गई थी और इंटरव्यू तुरंत शुरू हो गया। हम एक आलीशान होटल की लॉबी में कॉफी की चुस्कियां ले रहे थे और मेरी सिंगापुर ट्रिप के मकसद पर चर्चा कर रही थी। मैं प्लेटफॉर्म पर जिग जिगलर के साथ बैठने वाला था। वे इंस्पिरेशन पर चर्चा करने वाले थे और मैं अमीरों के सीक्रेट पर बोलने वाला था। एक दिन मैं भी आपकी तरह बेस्ट सेलिंग ऑथर बनना चाहती हूँ, उस लेडी ने कहा। मैंने उसके कई आर्टिकल पढ़े थे और मैं उनसे इंप्रेस हुआ था। उसकी राइटिंग स्टाइल दमदार और क्लियर थी। उसके आर्टिकल्स में रीडर्स में इंटरेस्ट जगाने की काबिलियत थी। आपकी राइटिंग स्टाइल बहुत बढ़िया है, मैंने जवाब में कहा। कौन सी चीज आपको आपके सपनों को हकीकत में बदलने से रोक रही है? मेरा किया हुआ काम कभी बिकता नहीं, उसने शांति से कहा। हर आदमी कहता है कि मेरे नॉवल बढ़िया हैं, पर होता कुछ नहीं। इसलिए मैं न्यूज़पेपर के लिए काम कर रही हूँ। कम से कम इससे मेरा खर्चा तो चल जाता है। क्या आप इस बारे में कोई सुझाव देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैंने उत्साह से कहा। सिंगापुर में मेरा दोस्त है। वो एक स्कूल चलाता है जहां लोगों को सेल्स से जुड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। वो सिंगापुर के कई टॉप कॉर्पोरेशंस के लिए सेल्स ट्रेनिंग कोर्स चलाता है और मैं समझता हूं कि उसके कोर्स में शामिल होने से आपका करियर बहुत ज्यादा डेवलप हो जाएगा। इतना सुनते ही वो गुस्से में आ गई। आप ये कहना चाहते हैं कि सेल्स सीखने के लिए मुझे स्कूल जाना पड़ेगा? मैंने सहमति में सिर हिलाया। आप सचमुच ऐसा कह रहे हैं या मजाक कर रहे हैं? मैंने एक बार फिर सहमति में सिर हिलाया। इसमें गलत क्या है? मैं अब अपने शब्द वापस लेना चाहता था। उसे मेरी किसी बात से बुरा लग गया था और अब मैं सोच रहा था कि कितना अच्छा होता कि मैंने उसे कोई सुझाव नहीं दिया होता। उसकी मदद करने की कोशिश में अब मैं खुद के सुझाव की रक्षा करते नजर आ रहा था। मेरे पास इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स डिग्री है। मैं सेल्समैन बनने के लिए स्कूल क्यों जाऊं? मैं एक प्रोफेशनल हूं। मैं एक प्रोफेशन में ट्रेनिंग लेने के लिए स्कूल गई थी ताकि मुझे सेल्समैन न बनना पड़े। मैं सेल्समैन से नफरत करती हूं। उन्हें सिर्फ पैसा चाहिए होता है। तो आप मुझे बताएं कि मैं सेल्स की स्टडी क्यों करूं? अब वो अपना ब्रीफ केस ताकत से बंद कर रही थी। इंटरव्यू खत्म हो गया था। कॉफी टेबल पर मेरी एक बेस्ट सेलिंग बुक रखी हुई थी। मैंने उसे उठाया और उस लेडी द्वारा लिखे गए नोट्स को अपने दूसरे हाथ में रखा। क्या आप इसे देख सकती हैं? मैंने उसके नोट्स की तरफ इशारा किया। उसने अपने नोट्स पर नजर डाली। क्या? उसने उलझन में कहा। एक बार फिर मैंने उसके नोट्स की तरफ जानबूझकर इशारा किया। उसके पैड पर उसने लिखा था, रॉबर्ट कियोसाकी बेस्ट सेलिंग ऑथर। यहां पर बेस्ट सेलिंग ऑथर लिखा हुआ है, न कि बेस्ट राइटिंग ऑथर। उसकी आंखें तुरंत फैल गई। मैं बहुत बुरा ऑथर हूं। आप बहुत बढ़िया ऑथर हैं। मैं सेल्स स्कूल गया हूं। आपके पास मास्टर्स डिग्री है। दोनों को इकट्ठा कर लें और आप एक बेस्ट सेलिंग ऑथर और एक बेस्ट राइटिंग ऑथर बन सकती हैं। उसकी आंखों में गुस्सा था। मैं कभी इतना नीचे नहीं गिरूंगी कि सेल्स सीखने के लिए ट्रेनिंग लूं। आप जैसे लोगों को तो लिखना ही नहीं चाहिए। मैं एक प्रोफेशनल राइटर हूं और आप एक सेल्समैन हैं। यह सही नहीं है। उसने अपने बाकी के नोट्स भी समेट लिए और वो सिंगापुर की उस नम सुबह में तेजी से बाहर निकल गई। कम से कम अगले दिन उसने मुझे एक अच्छा कवरेज दिया। दुनिया स्मार्ट, गुणी, पढ़े लिखे और टैलेंटेड लोगों से भरी हुई है। हम उनसे हर दिन मिलते हैं। वे हमारे चारों तरफ हैं। कुछ दिन पहले मेरी कार में कुछ गड़बड़ आ गई थी। मैं एक गैरेज गया और एक यंग मैकेनिक ने उसे मिनटों में ही ठीक कर दिया। इंजन की आवाज सुनकर ही उसे समझ में आ गया था कि गड़बड़ कहां थी। मैं हैरान था। दुखद सच तो यह है कि टैलेंट ही काफी नहीं होता। मुझे लगातार ये देख देख कर झटका लगता है कि टैलेंटेड लोग कितना कम कमा पाते हैं। मैंने अभी हाल ही में सुना है कि 5% से भी कम इंडियन एक साल में 12 लाख से ज्यादा कमा पाते हैं। मैं ऐसे टैलेंटेड और वेल एजुकेटेड लोगों से मिला हूं जो एक साल में 5 लाख रुपए से भी कम कमा पाते हैं।
मेडिकल बिजनेस में एक्सपर्टीज रखने वाला एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट मुझे बता रहा था कि कितने डॉक्टर, डेंटिस्ट और दूसरे लोग पैसे की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। और मेरी सोच ये थी कि एक बार डॉक्टर बनने के बाद तो पैसा उनके घर बरसने लगता होगा। इस कंसल्टेंट ने मुझे एक बढ़िया बात कही, वो बड़ी दौलत से सिर्फ एक स्किल दूर है। इस लाइन का मतलब यह है कि ज्यादातर लोगों को सिर्फ एक और स्किल सीखने की जरूरत होती है और इसके बाद उनकी इनकम अपने आप बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। मैं ये पहले ही बता चुका हूं कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, अकाउंटिंग, इन्वेस्टमेंट, मार्केटिंग और लॉ का कॉम्बिनेशन है। इन 4 टेक्निकल स्किल्स को मिला दें और पैसे से पैसा बनाना ज्यादा आसान हो जाएगा। जब पैसे की बात आती है तो ज्यादातर लोगों में सिर्फ ज्यादा कड़ी मेहनत करने की एबिलिटी होती है। स्किल्स के कॉम्बिनेशन का एक अच्छा एग्जाम्पल न्यूज़पेपर की उस रिपोर्टर का है। अगर वो सेल्स और मार्केटिंग के फील्ड में स्किल हासिल कर ले तो उसकी इनकम हवा से बातें कर सकती है। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं एडवर्टाइज, कॉपीराइटिंग और सेल्स के कोर्स में शामिल हो जाता। फिर न्यूज़पेपर में काम करने के बजाय मैंने किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में जॉब खोजी होती, चाहे इस काम में सैलरी कम भी मिलती, पर इससे वो ये सीख जाती कि सक्सेसफुल एडवर्टाइजिंग में यूज होने वाले शॉर्टकट का इस्तेमाल किस तरह होता है। उसे अपना कुछ समय पब्लिक रिलेशन में भी देना होता है, जो एक इंपॉर्टेंट स्किल है। वो ये भी सीखती कि फ्री पब्लिसिटी में किस तरह लाखों रुपए कमाए जाते हैं। फिर रातों और वीकेंड्स में वो अपना नॉवेल पूरा कर सकती थी। जब वो पूरा हो जाता तो वो अपनी बुक को बेचने के लिए ज्यादा अच्छी सिचुएशन में होती। फिर कुछ ही समय में वो एक बेस्ट सेलिंग ऑथर हो सकती थी। जब मैंने अपनी पहली बुक इफ यू वांट टू बी रिच एंड हैप्पी डोंट गो टू स्कूल छपवाई तो एक पब्लिशर ने मुझे यह सुझाव दिया कि मैं टाइटल को बदलकर द इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन कर दूं। मैंने पब्लिशर से साफ कह दिया कि इस तरह के टाइटल से बुक की सिर्फ 2 कॉपी ही बिकेंगी। एक तो मेरा परिवार खरीदेगा और दूसरा मेरा सबसे अच्छा दोस्त, और वो दोनों ही इसे मुफ्त में पाने की आशा करेंगे। इफ यू वांट टू बी रिच एंड हैप्पी डोंट गो टू स्कूल इस टाइटल को जानबूझकर चोट करने वाला बनाया गया था, क्योंकि मैं जानता था कि ऐसा करने से इसे बेहद पब्लिसिटी मिलेगी। मैं एजुकेशन को सपोर्ट करता हूं और एजुकेशन के सुधार में विश्वास करता हूं, नहीं तो मैं पुराने एजुकेशन सिस्टम को बदलने की बार बार डिमांड क्यों करता। इसलिए मैंने एक ऐसा टाइटल चुना जो टीवी और रेडियो शो पर ज्यादा प्रमोट हो सकता था, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं कंट्रोवर्सी में घिरने से नहीं डरता। कई लोगों का विचार था कि मैं कोई बेवकूफ था, पर बुक बिकी और बहुत बिकी। जब मैं यूएस मर्चेंट मरीन एकेडमी में 1969 में ग्रेजुएट हुआ तो मेरे पढ़े लिखे डैडी खुश हुए। स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ कैलिफोर्निया ने मुझे अपने ऑयल टैंकर फ्लीट में काम दे दिया। मैं 3rd मेट था और हालांकि मेरी सैलरी मेरे साथियों की तुलना में कम थी, पर कॉलेज के बाद पहले काम के हिसाब से ठीक थी। मेरी शुरुआती सैलरी हर साल 4.5 लाख रुपए थी, जिसमें ओवर टाइम भी शामिल था और मुझे सिर्फ 7 महीने काम करना पड़ता था। बाकी के 5 महीने मेरी छुट्टियां होती थी। अगर मैं चाहता तो मैं एक सहायक यानी कि सब्सिडियरी शिपिंग कंपनी के साथ वियतनाम जा सकता था और अपनी 5 महीनों की छुट्टियों के बदले अपनी सैलरी दुगनी कर सकता था। मेरे सामने एक बहुत बढ़िया करियर था, पर मैंने 6 महीने बाद ही रिजाइन कर दिया और मरीन कॉर्प्स में भर्ती हो गया ताकि मैं हवाई जहाज उड़ाना सीख सकूं। मेरे पढ़े लिखे डैडी का दिल टूट गया। अमीर डैडी ने मुझे बधाइयां दी। स्कूल और जॉब में स्पेशलाइजेशन का विचार एक पॉपुलर विचार है, यानी कि ज्यादा पैसा कमाने के लिए या प्रमोशन हासिल करने के लिए आपको स्पेशलाइजेशन हासिल करने की जरूरत है। इसीलिए मेडिकल डॉक्टर्स तुरंत चाइल्ड स्पेशलिस्ट या ऑर्थोपेडिक जैसी स्पेशलाइजेशन हासिल करने में जुट जाते हैं। यही अकाउंटेंट्स, आर्किटेक्ट्स, वकीलों, पायलटों और बाकी लोगों की भी स्ट्रेटेजी है। मेरे पढ़े लिखे डैडी इस विचारधारा में विश्वास रखते थे, इसलिए वे डॉक्टरेट मिलने के बाद एक्साइटेड हो गए थे। वे अक्सर ये मानते थे कि स्कूल में ऐसे लोगों का सम्मान किया जाता है जो कम से कम चीजों के बारे में ज्यादा से ज्यादा पढ़ते हैं। अमीर डैडी मुझे उसका ठीक उल्टा करने के लिए मोटिवेट करते थे। आपको हर चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, ये उनका सुझाव था। इसलिए मैंने उनकी कंपनियों में कई डिपार्टमेंट में सालों तक काम किया। कुछ समय के लिए मैंने उनके अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में काम किया। हालांकि मैं कभी अकाउंटेंट नहीं बन सकता था,
पर वे चाहते थे कि मैं उस डिपार्टमेंट में रहकर उसके बारे में मोटी मोटी बातें समझ लूं। अमीर डैडी जानते थे कि मैं वहां की वोकैबुलरी को समझ लूंगा कि क्या इंपॉर्टेंट होता है और क्या नहीं। मैं एक बस बॉय और कंस्ट्रक्शन वर्कर के रूप में भी काम कर चुका हूं, और सेल्स, रिजर्वेशन और मार्केटिंग में भी। वे मुझे और माइक को सीढ़ी दर सीढ़ी सिखा रहे थे, इसलिए वे चाहते थे कि हम लोग उनके बैंकर, वकील, अकाउंटेंट और ब्रोकर के साथ मीटिंग में हिस्सा लें। वे चाहते थे कि हम लोग उनके अंपायर के हर पहलू के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी रखें। जब मैंने स्टैंडर्ड ऑयल की अच्छी सैलरी वाली जॉब छोड़ी तो मेरे पढ़े लिखे डैडी ने मुझसे दिल खोलकर बातें की। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वे मेरे फैसले के पीछे के कारण को नहीं समझ पा रहे थे, क्योंकि जिस जॉब को मैंने छोड़ा था उसमें सैलरी अच्छी थी, बेनिफिट्स बहुत अच्छे थे, खाली समय भी बहुत मिलता था और प्रमोशन के भी बहुत अच्छे मौके थे। जब एक शाम उन्होंने मुझसे पूछा कि तुमने जॉब क्यों छोड़ दी, तो मेरे लाख कोशिश करने के बाद भी मैं उन्हें इसका कारण नहीं समझा सका। मेरे तर्क उनके तर्क के दायरे में फिट नहीं हो पा रहे थे। प्रॉब्लम यह थी कि मेरा तर्क मेरे अमीर डैडी का तर्क था। मेरे पढ़े लिखे डैडी के लिए जॉब की सिक्योरिटी ही सब कुछ थी, जबकि मेरे अमीर डैडी के लिए सीखना ही सब कुछ था। पढ़े लिखे डैडी का मानना था कि मैं शिप का ऑफिसर बनने की एजुकेशन लेने के लिए स्कूल गया था, जबकि अमीर डैडी जानते थे कि मैं इंटरनेशनल बिजनेस को स्टडी करने के लिए स्कूल गया था। तो एक स्टूडेंट की तरह मैं सदर ईस्ट और साउथ पैसिफिक जाने वाले जहाजों पर, ऑयल टैंकरों और पैसेंजर जहाजों पर काम करता रहा। अमीर डैडी इस बात पर जोर देते थे कि मैं यूरोप की तरफ जाने वाले जहाजों के बजाय पैसिफिक ओशियन पर अपना ध्यान फोकस करूं, क्योंकि भविष्य के देश एशिया में हैं, यूरोप में नहीं। जबकि मेरे ज्यादातर क्लासमेट्स, जिनमें माइक भी शामिल था, अपने घरों पर पार्टी और मौज मस्ती करते थे। तब मैं जापान, ताइवान, थाईलैंड, सिंगापुर, हांगकांग, वियतनाम, कोरिया और फिलीपींस में बिजनेस लोगों और बिजनेस करने के स्टाइल और कल्चर के बारे में जान रहा था। मैं भी पार्टी कर रहा होता था, पर अपने घर पर नहीं। मेरी नॉलेज बहुत तेजी से बढ़ रही थी। पढ़े लिखे डैडी कभी नहीं समझ सके कि मैंने ये जॉब क्यों छोड़ी और इसके बाद मरीन कॉर्प्स में क्यों शामिल हुआ। मैंने उन्हें बता दिया कि मैं जहाज उड़ाना सीखना चाहता हूं, पर असल में मैं ट्रूप का लीडर बनना सीखना चाहता था। अमीर डैडी ने मुझे बता रखा था कि कंपनी चलाने का सबसे मुश्किल काम था लोगों से काम लेना। उन्होंने 3 साल तक आर्मी में काम किया था। मेरे पढ़े लिखे डैडी ने ऐसा कभी नहीं किया था। अमीर डैडी ने मुझे बताया कि खतरनाक सिचुएशन में किस तरह लोगों को लीड किया जाए। जो चीज तुम्हें अगली सीखनी चाहिए वो है लीडरशिप।